अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या मूव होगा। आज हम बात करेंगे BTC, अथीरियम, LTC, सोलाना, लिंक और BNB के बारे में। अगर आप इन कॉइन्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मैं कुछ एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताऊंगा और कुछ ट्रेड्स आपको दूंगा। 20 या 27% तक का प्रॉफिट जो है वो आप इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं अगर आप इन ट्रेड्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करना चाहूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हमारे पास जो चार्ट है ये है BNB का चार्ट। BNB के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अच्छे तरीके से स्टडी करें। ये आपको लॉस दे सकता है BNB, कुछ कंडीशन ही ऐसी चल रही है BNB में। तो सबसे पहले इसकी डोमिनेंस की बात करते हैं। कल मैंने आपको एक हिंट दी थी यहाँ पे कि BNB की जो डोमिनेंस है वो 50 की मूविंग एवरेज से नीचे है। तो जब तक ये ऊपर जाके कम से कम एक कैंडल क्लोज नहीं होती और दूसरी ओपन नहीं हो जाती, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और भी सिचुएशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे देखें, हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। BNB के अंदर हमें एक चार्ट पैटर्न देखने को मिला था जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज। और ये राइजिंग वेज जो है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँचता है। और मैं आगे चल के आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। BTC के अंदर भी ऐसा हुआ है, अथीरियम के अंदर भी ऐसा हुआ है, सोलाना के अंदर भी ऐसा हुआ है, लेकिन BNB के अंदर ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख लें, जब इसके नीचे टूटने का ब्रेकआउट का टाइम था और अक्सर लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ली थी, उस वक्त BNB ने हमें अच्छा खासा एक पंप दिखाया। और ये पंप भी थोड़ा बहुत नहीं था, ये 22 या 23% का पंप था। और उसके बाद अगेन ये नीचे आया और फिर ये ऊपर चला गया, तकरीबन 40% तक BNB जो है उसने एक जंप लगा दिया। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न देखने को मिला। ये आपके सामने मैंने ड्रा करके रखा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होना था वो सेम ब्रेकआउट ये वाला बनना था, ये ब्रेकआउट होना चाहिए था यहाँ पे। और मार्केट कम से कम जो गिरनी थी ना वो 240 तक मार्केट को गिरना चाहिए था। लेकिन अगेन ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने रिकवरी की। कब की रिकवरी? जब इसके ब्रेकआउट का टाइम था तब इसने मार्केट ने अगेन 14% का जंप दिखा दिया हमें। ठीक है, अच्छा अब देखें तो अब जो है होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि BNB के अंदर ना हम जब भी मतलब सोच के बैठे होते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरेगी तो वहाँ पे मार्केट ऊपर चली जाती है। जब हम सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट नीचे गिर जाती है। अब देखें, साइन तो सारे के सारे ये बता रहे हैं, RSI के अलावा बाकी जितने भी साइंस हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से ऊपर जाएगी। और हो भी सकता है कि BNB जो है वो हमें यहाँ पे 330 या $340 तक देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे BNB जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखें 70 दिन से 2 महीने 10 दिन से BNB अपनी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कंसोलिडेशन जोन जो बना है BNB का, उसको तोड़ नहीं रहा। अब यहाँ पे एक कैंडल टूटी है, यहाँ पे ऊपर डेली की कैंडल के ऊपर हम खड़े हैं। एक कैंडल यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाएगा और CZ की तरफ से यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आएगा और वो प्रेशर कम से कम होगा $270 तक हमें खींच के लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे BNB के अंदर अभी भी ट्रेड नहीं ले रहा। मैं यहाँ पे देखूँगा, वेट करूँगा, कोई मसला नहीं। अगर BNB जो है वो मेरी प्रेडिक्शन को गलत साबित करता है और ऊपर पंप करता भी है, आई डोंट केयर। मैं जब तक BNB को $270 या 200 यहाँ पे 260, 65 या $70 के करीब नहीं देखूंगा, मैं BNB के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। आप चाहें तो मेरी ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। मैं BNB को अगर दोबारा से एक्यूमुलेट करूँगा तो मैं $261 के ऊपर दोबारा से इसको ख़रीदूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे नहीं ख़रीदूँगा। यहाँ पे RSI जो है ना वो हमें ये बता रहा है कि ओवरबॉट जो है BNB हो चुका है। RSI को देखें तो हमें एक सेल का सिग्नल देखने को मिल रहा है और अपनी एक रेजिस्टेंस तक BNB जो है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 2-3 कैंडल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन किया है और उसके बाद मार्केट जो है वो 8-10% तक मार्केट नीचे गिरी है। तो मैं यहाँ पे अब ये देख रहा हूँ दोबारा से कि BNB की मार्केट दोबारा से नीचे गिर सकती है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं लिंक कॉइन के बारे में। लिंक अभी भी 50 की मूविंग एवरेज से नीचे है, जबकि बाकी ओवरऑल मार्केट अगर देखें तो वो 50 की मूविंग एवरेज से हमें ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी और दोबारा से अगर LTC नीचे गिरता है, लिंक कॉइन अगर नीचे गिरता है तो मैं यहाँ पे 6.3 तक इसका वेट करूँगा। 6.3 पे मैं यहाँ पे इसको ख़रीदूँगा
और यहाँ पे मैं 27% तक की प्रॉफिट का वेट करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आप चाहें तो इससे अलग भी आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। RSI ओवरबॉट नहीं है अभी भी, RSI यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल नहीं दे रहा, लेकिन 50 की मूविंग एवरेज जो है वो हमें बता रही है कि यहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है, जैसे कि पहले भी हुई है। और एक दो कैंडल्स आप देख सकते हैं कि नीचे तक एक विक लगी है। अगर यहाँ तक विक नहीं लगेगी तो मैं रिस्क की ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। आगे चलते हैं, सोल के बारे में बात कर लेते हैं। सोल ने फाइनली, ये देखें, मैंने आपको बताया था कि सोल ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, राइजिंग वेज बना, उसके बाद टूटा। तो ये मैंने एक प्रेडिक्शन की थी सोल के बारे में, तो सोल यहाँ पे इस प्रेडिक्शन को पूरा करता हुआ हमें नज़र आया है। ये देखें, ठीक है, मैंने कहा था कि ये $30 के ऊपर हमें, सॉरी $26 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, और $26 को टच करके सोल जो है वो अब दोबारा से ऊपर जा रहा है। फाइनली हम देख रहे हैं कि सोल जो है उसने हमें 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के दिखा दिया है, और RSI हमें अभी भी ओवरबॉट नज़र नहीं आ रहा। RSI में अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है। 65 तक RSI अगर जाता है तो मैं यहाँ पे जो है वो वेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सोल के अंदर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा एंट्री टारगेट बनेगा यहाँ पे 32, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट टेकिंग का टारगेट बनेगा 37, जो कि बनती है 16.8% की प्रॉफिट, जो बहुत डिसेंट सी प्रॉफिट है। आप चाहें तो यहाँ पे इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 6% का मैं रखूँगा, छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, क्योंकि मार्केट में एक विक लगने के चांसेस अभी भी हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं LTC के बारे में। LTC की जो ट्रेड है वो आपको बहुत दूर नज़र आ रही होगी, और जो प्राइस एक्शन है वो हमें काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। लेकिन LTC के अंदर ये जो राइजिंग वेज बना है, इसने अभी तक भी अपना रिज़ल्ट पूरी तरह से हमें नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि जब तक ये यहाँ से रीटेस्ट कर आके ये नीचे यहाँ पे नहीं गिरता तो मैं LTC के अंदर एंट्री नहीं लूँगा। मैं यहाँ तक का वेट करूँगा। आप चाहें तो मेरे साथ वेट कर सकते हैं। मैं अभी टोटली कॉइन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ, और आपको भी कह रहा हूँ कि आप वेट करें। RSI टोटली मार्केट को ओवरबॉट दिखा रही है। मैं आपको अभी बाकी भी मार्केट का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, और एक और भी बहुत खबर है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। अथीरियम की डोमिनेंस की बात करते हैं, तो अथीरियम की डोमिनेंस हमें यहाँ पे ये देखें 50 की मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर नज़र आ रही है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अथीरियम जो है वो RSI जो डोमिनेंस है उसमें RSI ओवरबॉट है, और अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो आलमोस्ट यहाँ पे 5 to 6% या 7% मार्केट अगर नीचे गिरती है तो मैं फिर अथीरियम के अंदर एंट्री लूँगा, क्योंकि रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा से यहाँ पे इस तरह से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी अथीरियम के अंदर भी मैं वेट करूँगा, और अथीरियम की जो ट्रेड है मैं वहीं रख के बैठा हूँ 1380, 85, 86 यहाँ पे मैं अथीरियम के अंदर एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पे RSI अभी भी सेल का सिग्नल दे रही है, और जब तक RSI जो है वो न्यूट्रल नहीं होती या फिर ओवर सोल्ड नहीं होता अथीरियम, तब तक मैं अथीरियम के अंदर भी एंट्री नहीं लूँगा। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक के अंदर हमें जो है RSI अभी ओवरबॉट नज़र नहीं आ रहा, तो अभी मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आप चाहें तो कुछ कॉइन्स के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। वो कौन से हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने जो आपको सिग्नल दिए हैं वो सारे के सारे सिग्नल मैंने नीचे ही बताए हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो हम सिग्नल जो है वो फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक बहुत बड़ी ट्रेड होती है। यहाँ पे नैस्डैक जो है उसने कल हमें अच्छा खासा पंप दिखाया, और वो क्यों दिखाया वो मैं आगे चल के आपको अभी बता देता हूँ, और ये पंप जो है क्या आगे चलेगा या नहीं वो भी आपको बताता हूँ अभी। खैर, इसको इधर ही छोड़ते हैं। BTC की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। BTC की डोमिनेंस की अगर बात करते हैं तो हमें डोमिनेंस नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि BTC की डोमिनेंस जो है मैंने आपको बताया था, अगर ये नीचे गिरती है इस तरह से तो BTC की निस्बत हमें बाकी कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, और आप देखेंगे कि बाकी कॉइन्स ज़्यादा पंप करेंगे, BTC जो है वो उतना पंप नहीं करेगा। तो डोमिनेंस जो है वो फाइनली 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ चुकी है, और ये एक BTC के लिए एक बुरा साइन है। अगर ये अब नीचे गिरती है मार्केट तो अगेन ये हमें 39% के ऊपर BTC की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। RSI ने भी नीचे की तरफ रुख कर लिया है, और जब तक RSI 20 की लाइन को टच नहीं करती ये डोमिनेंस वापस ऊपर नहीं जाएगी, और बाकी कॉइन्स हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। BTC के अंदर आप सेल की पोजीशन जो है वो ओपन कर सकते हैं अगर आप जो है वो रिस्क की ट्रेड फॉलो करना चाहें तो, लेकिन वो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं करेंगे। अच्छा, ये आप BTC को अगर देखें चार्ट को, तो यहाँ पे क्या हुआ है ये देखें,
जब ये डेली की कैंडल के ऊपर इतना बड़ा राइजिंग वेज बना था, ये देखें यहाँ पे ये राइजिंग वेज यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट किया, ये देखें ऊपर गई मार्केट, दोबारा से फिर नीचे आ गई, फिर मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे जब मार्केट आई है ना तो उसके बाद एक अच्छा खासा जंप लगा है, ये देखें। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आना था, टच करना था इस पॉइंट को। खैर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 17,548 को ही टच करती, मार्केट थोड़ी सी इससे ऊपर ही रिकवरी कर गई, 17,900 से रिकवरी हुई, ये देखें इस पॉइंट से। लेकिन मार्केट दोबारा वापस आई, फिर ऊपर गई और उसके बाद मार्केट वापस आई है। ये जब राइजिंग वेज टूटता है ना, ये इतना बड़ा जो राइजिंग वेज बनता है, तो इसके टूटने के बाद मतलब ये नहीं होता कि पहली कैंडल ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाए। ऐसा कभी कुछ सालों में एक दफ़ा होता है, ऐसा हर बार नहीं होता। बाकी इसी तरह से होगा, ये जितने भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे इसने टच किया और यहाँ पे ऊपर गई रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा से हमें यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमें देखने को मिली गई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी राइजिंग वेज टूटता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो बीच बीच में मार्केट बहुत अजीब किस्म के हमें साइन देती है। अब ये जो फैलिंग वेज टूटा है, यहाँ से लेके ये फैलिंग वेज बनना शुरू हुआ था और अब ये टूट चुका है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है। इसके बाद मार्केट नीचे गिर सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर नीचे ये हायर हाइज और जो है ना वो हायर लोज बनाती हुई हमें नज़र आएगी। तो इस तरह से मार्केट कुछ ऊपर जाएगी। जब ये मार्केट नीचे गिरती है तो अक्सर लोग पैनिक में आके निकल जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हैं बिग वेल्स। और जहाँ पे अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। ये देखें पिछला कुछ अगर हम डाटा लेते हैं तो RSI BTC के अंदर यहाँ तक मतलब 89 पॉइंट तक RSI रह चुका है और उससे भी शायद थोड़ा सा ऊपर गया होगा कहीं, लेकिन मेरे नॉलेज में जो है वो 89 तक BTC का जो RSI है वो रह चुका है। अभी RSI जो है करंटली वो ट्रेड हो रहा है 62 के ऊपर, तो यहाँ पे अभी ओवरबॉट इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये क्योंकि 60 से ऊपर है तो कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब क्योंकि वो एग्जिट करेंगे तो BTC, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये चार्ट वाला सीन, तो ये सीन बनेगा। जब वो RSI को देख के एग्जिट करेंगे तो मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे आएगी। और ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको खुद ये चीज़ें देखनी आ जाए, आपको पता हो कि ट्रेड कैसे लेनी है। एक दफ़ा जहाँ पे आएगी ऊपर जाएगी, फिर जहाँ पे RSI जो है वो ओवरबॉट होगी, फिर लोग बेचेंगे, फिर जहाँ पे आएगी फिर लोग इसको ख़रीदना शुरू करेंगे, जब RSI ओवरबॉट होगी तो फिर लोग बेचना शुरू करेंगे। इस तरह से काम करती है मार्केट। कभी भी मार्केट जो है वो ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ पे ऐसे चली जाए, ठीक है, ये ऐसे मुमकिन नहीं है भाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आपने ये वाला जो है सिनेरियो, इसको आपने जहन में रख के चलना है। तो खैर आगे चलते हैं खबर के बारे में। डॉलर के इंडेक्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स का हमने जो सोचा था शायद डॉलर इंडेक्स उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, मैं देख रहा हूँ कि उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो गई है। अगर तो ये पैटर्न ये जो बना था, अगर ये इनवैलिड पैटर्न होता है तो फिर मार्केट दोबारा से हमें क्रैश करती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हम बाकी कॉइन्स के अंदर अभी एंट्री नहीं लेंगे। हम सेल की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। BTC की डोमिनेंस जो है वो आपको नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है, एथेरियम की डोमिनेंस जो है वो ओवरबॉट है। तो मतलब सारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फोमो में आके लोगों ने ख़रीदारी की हुई है, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, मार्केट नीचे गिरेगी। अब ये कहाँ तक गिरेगी ये मैं आपको जो है साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। खैर आगे चलते हैं। FOMC के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। FOMC 4 दिन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिन और 13 घंटे 6 मिनट के बाद एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी होगी फेड के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बारे में। और यहाँ पे जो कॉन्सेंसस हैं वो हैं 4% के, और प्रीवियस जो है वो 3.25% जो है वो प्रीवियस है। यहाँ पे अगर ये 4% तक बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो मार्केट जो है वो पंप करेगी। अगर ये 4% से अबव बढ़ते हैं तो मार्केट सारी की सारी हमें डंप करती हुई नज़र आएगी। 4 दिन क्या होगा, आज हफ्ता है, कल इतवार है, जो नैस्डैक और S&P 500 वो वैसे ही क्लोज़ होती हैं मार्केट्स, तो ये 2 दिन तो वैसे गुजर जाएंगे। उसके बाद 2 दिन मार्केट फिर से स्टक होगी, काफ़ी हद तक स्टक होगी, वॉल्यूम मार्केट में लो रहेगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट हैं इनके बढ़ने का वेट करेंगे, क्योंकि बाकी सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे और इन 2 दिनों में लोग जो हैं वो फैसला करेंगे इन 2 दिनों के बाद कि मार्केट में एंट्री लेनी है या फिर एग्जिट करना है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।